concept of Shat Kriya Kal. These are the 6 Ayurvedic stages of disease development. But before knowing this Shat Kriya Kal, we must need to know some other concepts as well. Firstly, the objectives of Ayurveda. Basically, there are 2 objectives: स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च. तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, इट मीन्स टू प्रलोंग लाइफ एंड प्रमोट परफेक्ट हेल्थ. टू पुट सिंपली, आपकी ज़िंदगी में ईयर्स को ऐड करना और उन ईयर्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऐड करना, ये आयुर्वेद का पहला एम है. और सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कम्प्लीटली इरेडिकेट द डिजीज एंड डिसफंक्शन ऑफ द बॉडी. तो हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में भी पहले एस्पेक्ट पे बात की, प्रिवेंशन पे, स्वास्थ्य रक्षण पे. इसमें भी हम उसी पे, प्रिवेंशन पे ही बात करेंगे. लेकिन इसमें हम देखेंगे कि प्रिवेंशन के 2 एस्पेक्ट होते हैं. पहला एस्पेक्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है कि बैलेंस डाइट लेना, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, डेली रूटीन का, ऋतुचर्या का पालन करना. इससे क्या होगा, हम डिजीज से बच सकते हैं. दूसरा, अपनी हेल्थ को फिट और हेल्दी रह सकते हैं. ठीक है, इसकी हम बात लास्ट 2 वीडियोज़ में भी कर चुके हैं. अब बात आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन की. इसमें क्या होता है, इट इज़ एन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द इलनेस इन इट्स बडिंग स्टेजेज. मीन्स अगर कोई आपको बीमारी की शुरुआत हुई है तो इसकी शुरुआत में ही उसको डायग्नोस कर लेना और उसको वहीं पर स्टॉप कर देना, ताकि वो डिजीज़ आगे बढ़ ही ना पाए और आपकी हेल्दी स्टेट जो है वो ख़त्म ना हो पाए. The art of understanding a disease and its stages of pathogenesis was probably explained for the first time in Ayurveda in a very comprehensive and detailed manner. Not only understanding a disease and making an accurate diagnosis, but also to have a minute track of each and every stage of pathogenesis of a disease is a must for any medical science if it is aiming at both preventive and curative aspect of disease management. Means ऐसी मेडिकल साइंस जो क्योर और प्रिवेंशन दोनों पर की बात कर रही है, उस साइंस के लिए एक डिजीज़ को एक उसकी हर एक स्टेज के बारे में, पैथोजेनेसिस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. और उस पैथोजेनेसिस को किस तरह से रोका जा सकता है, इसके बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है. तो बॉडी के अंदर जब भी थोड़े बहुत भी इनिशियल सब्टल चेंजेस भी आते हैं तो उनको वहीं पर डायग्नोस कर लेना और वहीं पर टर्मिनेट कर देना. इससे क्या होगा, डिजीज़ मैनिफेस्ट ही नहीं हो पाएगी. ठीक है, दिस हेल्प्स इन अवॉइडिंग अननेसेसरी मेडिकेशन. इससे क्या है, हमें अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ेंगी, अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करवाने पड़ेंगे. ठीक है, इससे बहुत सारा खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा. और सिकनेस के कारण जो काम डिस्टर्ब होता है रेगुलर रूटीन का, वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा. तो जस्ट इमेजिन करें ये 2 क्वेश्चन कि हाउ हैप्पी वुड वी ऑल बी इफ़ अ डॉक्टर जस्ट एडवाइस डाइट एंड लाइफस्टाइल. मीन्स डॉक्टर के पास आप गए किसी चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और उसने सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल आपको बताया कि इसी से ही जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, हाउ सूदिंग इट वुड बी इफ़ द डॉक्टर डिक्लेयर्स दैट द इलनेस वी आर हैविंग इन जस्ट इन इट्स अर्लियर स्टेजेस and not good enough to cause any damage and can be cured by simple home remedies. मीन्स डॉक्टर कहता है कि डिजीज़ बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे है, इससे कोई डैमेज नहीं हो सकता आपको, और सिंपल सी होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ये ठीक हो जाएगी. ऑफ कोर्स वी वुड बी इमीडिएटली रिलीव्ड बाय एटलीस्ट 30 to 40% एंड टू बी इन्फॉर्म दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलनेस इज फीबल. जब हमें पता लगेगा कि ये इलनेस बहुत छोटी सी है, फीबल है, तो हम 30 से 40% तो ऑलरेडी रिलैक्स महसूस करेंगे और जल्दी से ठीक हो जाएंगे कुछ लाइफस्टाइल और डाइट में मॉडिफिकेशन करके. तो इस तर्ज पर जो है आज की डेट में इम्यूनिटी क्लिनिक्स भी ओपन होने शुरू हो गए हैं और कोरोना क्राइसिस में भी आप देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट प्रिवेंशन पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर हम इसको बचा सकते हैं. तो इसी के लिए इन प्रिवेंशंस के लिए जो प्रिवेंशन की सेकंड डायमेंशन है कि डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे ही डायग्नोस कर देना और वहीं पर उसको टर्मिनेट कर देना,
उसके लिए हमें षट क्रियाकाल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो षट क्रियाकाल क्या है? इट इज़ द स्टेजेज ऑफ प्रोग्रेसिव पैथोजेनेसिस ऑफ अ डिजीज। इट इज़ द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ अ फिजिशियन टू ब्रेक द पैथोजेनेसिस ऑफ अ डिजीज, दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। अब षट का मीन्स है, षट मीन्स 6 एंड क्रिया मीन्स कर्मा मीन्स एक्शन मीन्स ट्रीटमेंट मीन्स चिकित्सा एंड काला मीन्स टाइम मीन्स चिकित्सा के अवसर काल मीन्स 6 ऐसे अवसर जहाँ पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट इनिशिएशन एंड अपॉर्चुनिटीज इन प्रोसेस ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। षट मीन्स 6, क्रिया मीन्स कर्म मीन्स चिकित्सा एंड टाइम। ठीक है, तो इस तरह से षट क्रिया काल को हम समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए एक आपको ये पता होना जरूरी है कि डिजीज स्टार्ट कैसे होती है और वो कैसे प्रोग्रेस करती है। किसी भी डिजीज को होने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स, उसके कारणों की जरूरत पड़ती है और उन कारणों को आयुर्वेद में हम बोलते हैं निदान। निदान बेसिकली 2 तरह का होता है। वन इज एक्सटर्नल, जिसको हम बाह्य निदान बोलते हैं, एंड द सेकेंड इज इंटरनल, जिसको हम आंतरिक निदान बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल में क्या होगा? कोई भी आपके पैथोजेंस जो हैं, वायरस बैक्टीरिया, सब एक्सटर्नल हैं, और एक्सपोजर टू डस्ट, स्मोक टू एलर्जेंस और इंजरीज वगैरह, ये सब एक्सटर्नल निदान है। इन सब एक्सटर्नल निदान, जैसे फॉर एग्जांपल पैथोजन आपकी बॉडी में आएगा तो वो दोषों का जो इक्विलिब्रियम है उनको डिस्टर्ब कर देगा, जिससे दोष जो हैं घटने या बढ़ने शुरू हो जाएंगे बॉडी में, और वो धीरे धीरे जो है डिजीज मैनिफेस्ट करनी शुरू कर देंगे। तो सेकंड है इंटरनल पॉजिटिव फैक्टर्स। इंटरनल में क्या है कि खाने पीने की गलत खान पान की वजह से या गलत रहन सहन की वजह से वात पित्त कफ जो आपके दोष हैं इंटरनल, उनका इम्बैलेंस हो जाना और फिर उनकी फर्दर स्टेजेस में डिजीज डेवलपमेंट हो जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली 2 निदान होते हैं किसी भी डिजीज को मैनिफेस्ट होने के लिए। तो कैसे डिजीज स्टार्ट हुई? आपने निदान कारणों का सेवन किया, मतलब गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, या गलती से आपने किसी पैथोजेंस को निगल लिया या पैथोजन आपके अंदर चला गया। ठीक है, उससे क्या होगा? कोई 1 या 2 दोष बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो बढ़े हुए दोष स्प्रेड होने शुरू हो जाएंगे ऑल ओवर द बॉडी, और जहाँ पर उन्हें वीक पॉइंट लगेगा वहाँ पर वो लोकलाइज्ड हो जाएंगे और उस टिश्यू को डैमेज करना शुरू हो जाएंगे, जिससे डिजीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब अभी भी डिजीज का अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उस डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाएंगी। तो दूसरी बात समझने वाली ये है कि डिजीज रातों रात नहीं होती। कोई भी ऐसा नहीं है कि सुबह उठेगा और एकदम से उसको डिजीज डेवलप हो जाएगी। चेंज हैपन्स 1 स्टेप एट ए टाइम, बहुत धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो उसी की ये 6 स्टेजेस बताई गई हैं कि इन 6 स्टेजेस से गुजर कर ही डिजीज होती है। दोष जो हैं धीरे धीरे नहीं बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ते हैं, एकदम से नहीं बढ़ते। तो बट द प्रॉब्लम क्या है? जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसमें क्या है? द प्रॉब्लम इज दैट इन आवर वेस्टर्न मेडिसिन माइंडसेट वी ऑफन ओनली लुक एट द लास्ट 2 स्टेजेस वेयर द डिजीज मैनिफेस्टेशन इज ऑलरेडी एपरेंट। तो जो हमारा वेस्टर्न मेडिसिन स्टाइल है उसमें क्या है? लास्ट 2 स्टेजेस की ही हम बात करते हैं कि ये डिजीज़ है, इसके ये सिम्टम है, और पेशेंट भी जो है वो डिजीज़ जब पूरी तरह से हो जाती है तभी डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो ये अप्रोच जो है बदलनी होगी, तभी हम दवाइयों से और ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो षट क्रिया काल में बेसिकली 6 स्टेजेस हैं जिससे डिजीज धीरे धीरे फैलती है। वो 6 स्टेजेस क्या हैं? संचयम च प्रकोपम च परसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च यो व इति दोषा नाम स भवेद विषक। मीन्स संचय, प्रसर, प्रकोप, स्थान संश्रय, व्यक्ति एंड भेदा, ये 6 जो हैं षट क्रियाकाल हैं। इनकी डिटेल हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो पहला है संचय, जिसको हम एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। इन दिस इंक्रीज ऑफ दोषाज इन देयर ऑन साइट्स इज कॉल्ड संचय। अब दोषाज हम वात पित्त कफ पढ़ चुके हैं, उनके स्पेसिफिक लोकेशंस भी पढ़ चुके हैं कि वात की ये लोकेशंस होती हैं, पित्त की ये होती हैं, कफ की ये होती हैं। तो दोषों का उन्हीं लोकेशंस के अंदर ही संचय होना, एक्यूमुलेशन होना संचय कहलाता है।
ठीक है। अब किसी भी पैथोजन के कारण या इंटरनल कारण से उनका संचय होने लगता है और धीरे धीरे संचय से वो आगे आने वाले डिजीज को पैदा करते हैं, ठीक है। द दोषाज गेटिंग इंक्रीज इन द रिस्पेक्टिव साइट्स इज कॉल्ड संचया। फॉर एग्जांपल वाता इंक्रीजिंग इन पक्वाशिया, अस्थि एटसेट्रा ऑर्गन्स, एंड पित्ता इंक्रीजिंग इन नाभि, रक्ता लाइक साइट्स, एंड कफा इंक्रीजिंग इन लंग्स, अमाशया और रसा। अब in the stage of sanchaya, the person develops a strong aversion towards the causative responsible of sanchaya vitiated dosha. Means कि अगर आपको वात की वृद्धि हो रही है, वात का संचय हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपको वात से रिलेटेड चीज़ों से घृणा होने लगेगी, एक हेट पैदा हो जाएगा, आपको एवर्जन पैदा हो जाएगा। और इसको ठीक करने वाली, मतलब इससे अपोजिट जो है चीज़ों के प्रति आपको अट्रैक्शन होगा। मीन्स आपका मन करेगा ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे वात और बढ़े। जैसे वात अगर बढ़ा है तो आपको ठंडी चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, और आपको गर्म चीज़ें खाने का मन करेगा जिससे वात ठीक हो जाए। और एक और जनरल एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है तो क्या होगा, आपको ब्लोटिंग फील होने लगेगी, आपका पेट फूल जाएगा, आपको ड्राउसीनेस फील होने लगेगी और आपका मन खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं करेगा और आपका थोड़ा सा टहलने का मन करेगा जिससे वो चीज़ ठीक हो जाए। क्विक रिकैप कर लेते हैं कि दोषाज की मेन साइट्स क्या हैं। वात की जो साइट्स हैं, पक्वाशय, कटि, शक्ति, श्रोत्र, अस्त्री एंड स्पर्शनेंद्रिय। स्पर्शनेंद्रिय मीन्स सेंस ऑर्गन, टच, स्किन, ठीक है, स्किन को बोलते हैं स्पर्शनेंद्रिय हम। और वात का मेन स्थान क्या है, पक्वाशय। ऐसे ही पित्त के स्थान क्या है, पित्त नाभि, अमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रसा, द्रुक एंड स्पर्शनम, ये पित्त के स्थान है। और पित्त का मेन स्थान कहाँ है, नाभि में। और कफ के स्थान है उरस, कंठ, शिरस, क्लोम, परवन्नी, अमाशय, रसा, मेदा, घ्राण एंड जीवा। इन सब के इंग्लिश नेम दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। लेकिन कफ का मेन स्थान क्या है, उरस मीन्स लंग्स जो है। तो इन्हीं स्थानों पर संचय होता है वात, पित्त, कफ का। अब इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, वात की संचय के सिम्टम में श्लोक में लिखा है स्तब्ध पूर्ण कोष्ठ मीन्स हार्डनेस और रिजिडिटी ऑफ इंटेस्टाइन्स और होलो स्पेसेज इन द एब्डोमेन एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस इनसाइड देम, ठीक है। तो वाता के लक्षण होंगे, पित्त अगर संचय हो रहा है तो क्या होगा, पित्त अवभासता मीन्स येलो स्टिंज ऑफ द स्किन। कफ अगर संचय हो रहा है तो मंद उष्मता मीन्स टेम्परेचर कुछ कम फील होगा। गौरव मीन्स फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड अलस्या मीन्स लेजीनेस। तो ये जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। इफ़ द डॉक्टर इज इंटेलिजेंट इनफ टू आइडेंटिफाई these features and treat them at this stage only, the vitiated doshas will get subsidized and no further stages like प्रकोपा pressure will take place. In short, इस संचय की अवस्था में इन बहुत ही इनिशियल और फीबल सिम्टम्स को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डॉक्टर पता लगा लेता है, उनको ठीक करने की सलाह दे देता है, वो डॉक्टर ही परफेक्ट कहलाता है। तो सेकंड स्टेज, अब संचय पे अगर पता नहीं लगा और संचय से जो स्टेज है वो प्रकोप की तरफ बढ़ेगी। इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि दूध आपने उबलने के लिए रखा है और दूध जो धीरे धीरे जो है उसमें संचय हो रहा है, धीरे धीरे दूध जो है ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो वो है संचय। और जब वो बिल्कुल ब्रिम तक हो जाएगा, मतलब उसका प्रकोप हो गया बिल्कुल, अब तो अति हो गई, अब अगर अब भी नहीं रोका, किसी भी कारण से आपने गैस बंद नहीं किया या कुछ और तरीका नहीं अपनाया, तो क्या होगा, उसका प्रसर हो जाएगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम सेकंड स्टेज प्रकोप की बात कर रहे हैं कि अगर आपने संचय में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया तो धीरे धीरे जो दोष जो हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो अपनी लोकेशंस पे, वो प्रकोप की तरफ बढ़ जाएंगे, वो बिल्कुल अति हो जाएगी उनकी। और इसके क्या सिम्टम्स होंगे, वात प्रकोप के, कोष्ठ तोद मीन्स प्रिकिंग सेंसेशन इन द एब्डोमेन। सेकेंड इज कोष्ठ संचरण मीन्स साउंड्स इन द एब्डोमेन और फीलिंग ऑफ एयर मूविंग इन द टमी। पित्त प्रकोप के क्या होंगे, अम्लिका मीन्स सोर एसिडिक ब्लैचिंग मीन्स खट्टे या
जलन वाले डकार आना, थ्रस्ट मीन्स ज़्यादा प्यास लगना, प्रधमन मीन्स बर्निंग सेंसेशन होना। और कफ प्रकोप के क्या लक्षण होंगे? अन्ना विदेश मीन्स खाना खाने का मन नहीं करेगा आपका, हृदयोक्त लेदा मीन हैवीनेस इन द चेस्ट में हैवीनेस सा महसूस होगा, और नोजिया वोमिटिंग जैसी फीलिंग भी आ सकती हैं प्रकोप की स्टेज में, कफ की वृद्धि, कफ प्रकोप की स्टेज में। उसके बाद अगर प्रकोप पे भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा? प्रसर हो जाएगा। प्रसर मीन्स दूध जो है बाहर निकलकर गिरना शुरू हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इन दिस स्टेज वाशिएटेड दोषाज ओवरफ्लो लिविंग देयर साइड्स एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीन्स जो वात पित्त कफ की हमने पीछे आपको लोकेशंस बताई हैं, पहले तो वहाँ संचय हुआ उनका, फिर वहाँ प्रकोप हुआ, अब वो फुलफिल हो गई तो वो ओवरफ्लो करेंगे वात पित्त कफ, और जो भी बढ़ा है, अगर पित्त बढ़ा है तो पित्त ओवरफ्लो करके बाहर निकल जाएगा, वात बढ़ा है तो वो बाहर निकल जाएगा और पूरे शरीर में संचरण करने लगेगा। और जहाँ वीक पॉइंट मिलेगा वहाँ जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे स्थान संचय करेगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के बाद सबसे पहले जीआईटी में फैलेंगे, जीआईटी से क्या है सर्कुलेशन में चले जाएंगे और पूरी बॉडी में घूमना शुरू कर देंगे, और जहाँ वीक पॉइंट लिखा वहाँ उसी टिश्यू में ये स्थान संचय कर लेंगे, ठीक है। और सिम्टम क्या होंगे प्रसर के? वात प्रसर का जो सिम्टम है विमार्ग गमन मीन्स दूसरी अपने मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाना, एटोप मीन्स फ्लैक्चुलेंस एंड गर्गलिंग साउंड इन द बाउल, ठीक है। आपको पेट के अंदर फ्लैक्चुलेंस मीन्स गैस फील होगा, ठीक है। और सिम्टम्स ऑफ पित्त प्रसर के क्या सिम्टम है? आपको बहुत फीलिंग ऑफ द बॉडी इज बॉइलिंग, आपको ऐसा फील होगा कि बॉडी बॉयल हो रही है, जैसे स्क्वीजिंग सी सेंसेशन, एक बहुत अनप्लीजेंट सेंसेशन आपको महसूस होगी, और बर्निंग मेन इसका सिम्टम रहेगा। और कफ अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको प्यास लगना बंद हो जाएगी, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, और इनएक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स मीन्स लेजीनेस, आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जी महसूस होने लग जाएगी। अब इस स्टेज पे भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? स्थान संचय मीन्स लोकलाइजेशन, मीन्स वो जो दूध है बाहर निकल गया, फैलने लग गया, उसके बाद वो फैलता हुआ अब ऐसी जगह पर जाके सेटल हो जाएगा जहाँ पर कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है, मीन्स जहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा है या जहाँ उसको ऐसी जगह मिल गई जहाँ वो आराम से रह सकता है, वहाँ वो लोकलाइज हो जाएगा। इन दिस स्टेज लोकलाइजेशन ऑफ वाशिएटेड दोषा इन द धातुज और टिश्यूज वेर एवर वीक साइट एग्जिस्ट इन द बॉडी, सीटिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस गिविंग ओरिजिन टू प्रीमोनेटरी सिम्टम ऑफ द डिजीज। और इससे क्या होगा? डिजीज जो होने वाली है आगे उसके प्रीमोनेटरी सिम्टम्स, उसके प्रीवियस लक्षण आना, डिजीज होने से पहले जो लक्षण होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, उसको हम आयुर्वेद में पूर्व रूप बोलते हैं। दिस स्टेज इज ऑल्सो, अब इसमें क्या है, अब जो वीक टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं वो जेनेटिकली भी हो सकता है कि जेनेटिकली किसी की बॉडी में कोई टिश्यू वीक होता है तो वहाँ वात पित्त कफ कोई भी बढ़ेगा तो उसको वहाँ दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या आपके ये लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, जैसे अगर कोई ओबीज है, ठीक है, या मान लो कोई ठंडा खट्टा तला हुआ ज़्यादा खाता है तो उसका थ्रोट वीक है या लंग्स वीक हैं, तो वहाँ पर स्थान संचय ले लेंगे दोष और वहाँ डिजीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होता है? दोष दुष्य समूचना वर्ड आता है आयुर्वेद में, मीन्स दोष कौन से हैं? वात पित्त कफ। दुष्य मीन्स दोष जिसको दूषित करेंगे, किसको दूषित कर रहे हैं? टिश्यूज को, धातुज को दूषित कर रहे हैं। तो निदान हुआ, निदान से क्या हुआ? दोष बढ़ गए, दोष कहाँ चले गए? धातुओं में चले गए और उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और इनको दोषों और धातुओं के मिलने को हम दोष दुष्य समूचना बोलते हैं। तो दिस इंट्रैक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन दोषा एंड दुष्य इज मैंडेटरी फॉर अ डिजीज, और जो इंट्रैक्शन है ये दोषों की धातुओं से ये मैंडेटरी है किसी भी डिजीज के पैदा होने के लिए, ठीक है। अब इसको और हम सिंपली अगर समझना चाहें, एक समझें कि बादल जो हैं वो जा रहे हैं और रास्ते में उनका रास्ता रुक गया माउंटेन से, वो माउंटेन से टकराएंगे और वहीं पर बारिश करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ वो जो दूध की मैंने एग्जांपल दिया था कि जहाँ दूध का रास्ता रुक गया और उसको वहीं पर वो टिक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर स्थान संचय कर लेगा, तो वहीं पर ये बादल फट के बारिश करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से दोषों को जहाँ वीक पॉइंट लगता है वहीं पर वो ठहर जाते हैं,
स्थान संचय बना लेते हैं और वहीं पर उस धातु को, उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब स्थान संचय के जो सिम्टम्स हैं वो जिस ऑर्गन में, जिस टिश्यू में वो दोष जाके बैठे हैं उस हिसाब से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोष आपकी आई में जाके बैठे हैं तो आई से रिलेटेड डिजीज होंगी, अगर आपके जॉइंट्स में हैं तो जॉइंट से रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो जाएंगी, और अगर लंग्स में आए हैं तो लंग्स से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होना शुरू हो जाएगी, और उसी हिसाब से सिम्टम्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो आएगी व्यक्तावस्था, मैनिफेस्टेशन, जहाँ से वेस्टर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट शुरू करती है। अब आयुर्वेद में हम पहली 4 अवस्थाओं का भी ध्यान रखते हैं ताकि डिजीज को वहीं रोका जा सके और वो आगे ना बढ़े। अब इसमें क्या है, इन दिस स्टेज डिजीज इफ मैनिफेस्टेड विद इट्स फुल ब्लोन साइंस एंड सिम्टम्स, इसमें डिजीज के पूरे साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ इलनेस विच मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन कैन डिटेक्ट साइंस एंड डिजीज। ठीक है, अब इसमें क्या है, इट इज़ दिस स्टेज वेयर डिजीज प्रोग्रेस एंड बिकम फुल्ली डेवलप्ड शोइंग साइंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, और यही वो स्टेज है जहाँ पर हम डिजीज के नाम देना शुरू करते हैं कि ये कैंसर है, ये कोलाइटिस है, ये अल्सर है, ये ओबेसिटी है, ये डायबिटीज़ है। तो ये सब जो है डिजीज के नाम जो हैं व्यक्तावस्था में, जहाँ डिजीज के पूरे साइन एंड सिम्टम्स आ गए वहाँ हम नाम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इन व्यक्तावस्था दोष दुष्य मूर्छना जो 4th स्टेज में स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। दिस इज अ 5th स्टेज। अब अगर 5th स्टेज पे भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, भेदावस्था आएगी, मीन्स कॉम्प्लिकेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, वो जो टिश्यू है या ऑर्गन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उस डैमेज होने पर मॉडर्न साइंस क्या करती है, उस टिश्यू को ही निकाल देती है, सर्जरी करने की एडवाइस करती है कि भाई ये आपका ऑर्गन ख़राब हो गया है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और अगर अदर सिम्टम भी होते हैं तो वो स्टबबर्न हो जाते हैं और वहाँ पर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। तो षट क्रियाकाल को जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम ये कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, इस स्टेज तक पहुँचने से पहले ही ट्रीटमेंट हो जाए। तो सिग्निफिकेंस षट क्रियाकाल का यही है कि इन स्टेजेस को हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और इनको पहचान कर इनका वहीं पर अर्ली स्टेजेस में, संचय, प्रसर और प्रकोप की स्टेजेस में ही ट्रीटमेंट करना जरूरी है ताकि डिजीज़ पैदा ही ना हो, और अगर थोड़ी बहुत हुई है तो वहीं पर ठीक हो जाए, कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना बढ़े। ठीक है, और अगर ये नेगलेक्ट करते हैं हम तो आगे चलकर डीप रूटेड हो जाती है डिजीज, जहाँ दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देती हैं और औषध जो है नल्लीफाई, मीन्स पावर ऑफ मेडिसिन भी काम नहीं कर पाती है। ठीक है, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है, अ फिजिशियन विलिंग टू मेक हिज पेशेंट हेल्दी एंड हु वांट्स टू फाइंड अनपैरेलल्ड सक्सेस एंड फेम इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, ही शुड मस्ट learn the diagnosis of disease at the earliest and catch the culprit by its collar when it is just in a sprouting condition. Means एक सफल चिकित्सक वही हो सकता है जो डिजीज को बिल्कुल अर्ली स्टेज पे ही पकड़ ले और वहीं पर इसकी ग्रोइंग स्टेज में ही उसको काट दे। ठीक है, तो दिस विल हेल्प हिम और हर इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। फॉर दिस टू हैपन द प्रिसाइज थ्रो नॉलेज ऑफ क्रियाकाल इज मस्ट, इसीलिए क्रियाकाल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द comments below. I will try to answer all your questions. Thank you so much for listening so attentively.